वक्त की बड़ी खबर का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम अचानक दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। सीएम योगी के दिल्ली दौरे के चलते सियासी हलचल तेज हो गई है। कल जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए थे। आज यूपी के सीएम का दिल्ली पहुंचना। योगी आदित्यनाथ आज अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कल पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने वाले हैं। इस दौरान यूपी के आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। अटकलें हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, ये यूपी सदन की तस्वीरें हैं, जहां कुछ ही देर पहले लगभग आधा पौना घंटा पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंचा था और यहां से फिलहाल उनके अधिकारी मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है, संगठनात्मक फेरबदल को लेकर के या फिर पिछले दिनों जिस तरीके की बैठकें चल रही हैं उसको लेकर के क्या आगे रणनीति बनानी, 2022 को लेकर के बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करनी है और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करनी है। और फिलहाल ये सिक्योरिटी ये बता रही है कि किसी भी वक्त सीएम वहाँ निकल भी सकते हैं। तो बेहद अहम ये 2 दिन रहने वाले हैं यूपी के लिए, यूपी की राजनीति के लिए। तो पीएम मोदी से मुलाकात दरअसल कल होनी है 10:45 पर। अमित शाह से मुलाकात थोड़ी देर में। सबसे पहले वो अमित शाह से मिलने वाले हैं, सबसे पहले वो गृह मंत्री से मिलने वाले हैं। उसके बाद जेपी नड्डा से जो मुलाकात है वो भी कल होने वाली है। ये ताज़ा तस्वीर है। इस वक्त काफिला निकल रहा है। जैसा कि दरवाजे से अंदाज़ा लगाया जा सकता था, किसी भी वक्त ये काफिला निकल पड़ेगा और ये काफिला इस वक्त निकल पड़ा है। यहाँ से अमित शाह के घर जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ और उम्मीद ये की जा रही है जिस तरीके के राजनीतिक हालात है, जिस तरीके की बैठकों का दौर उत्तर प्रदेश में चला, BL संतोष का जाना, ये बैठक लंबी चलेगी, ये बैठक बड़ी होगी, क्योंकि अब तक जो चर्चा आलाकमान की तरफ से और संघ के साथ जो बैठक हुई थी उसको लेकर के हुई है योगी सरकार की या योगी खुद मुख्यमंत्री योगी की, और उसको लेकर के फिलहाल चर्चा करेंगे। आज अमित शाह से बात करेंगे। सबसे पहले मैं रविंद्र का रुख कर लेता हूँ। रविंद्र, यहाँ से निकल चुका है यूपी सदन से काफिला, इस वक्त तस्वीर पहली आ रही है, सीधा जा रहे हैं अमित शाह। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना रविंद्र कि आज कोई दूसरी मुलाकात नहीं रखी गई है, अमित शाह से मुलाकात करनी है, यानी कि ये मुलाकात लंबी भी हो सकती है और ये मुलाकात बेहद अहम भी है। बिल्कुल सचिन, ये मुलाकात लंबी भी होगी और काफ़ी महत्वपूर्ण हुई होगी तीनों बैठकों में अगर देखा जाए तो, क्योंकि संगठन को लेकर भी और सरकार को लेकर भी अमित शाह के साथ बैठक योगी आदित्यनाथ की दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। संगठन को कैसे वहाँ पर आगे और क्या चलाना है, कैसे उस सभी संगठन और सरकार एक शुरू में बात करें, ये अमित शाह से तय हो जाएगा। सरकार में अगर फेरबदल हो रहा है, जो संभावना ज़्यादा जा रही है वहाँ पर, तो किसको किसको लिया जाए, किसको किसको हटाया जाए, इस पर भी अंतिम मोहर, एक तरह से बातचीत की अंतिम मोहर गृह मंत्री के साथ ही होगी। तो संगठन और सरकार और आगे की जो रणनीति है उस पर भी चर्चा होगी। ये बैठक लंबी होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण होगी योगी आदित्यनाथ के लिए भी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की संभावनाओं को भी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले अमित शाह से मुलाकात अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। और कल जो प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी और सबसे बड़ी बात होगी कि योगी आदित्यनाथ की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। सचिन, एक बात जरूर समझनी होगी कि बीजेपी का अध्यक्ष कोई हो, पद ऐसा चीज़ है जिस पर व्यक्ति कोई बैठा हो, अंतिम मुहर जो सिग्नेचर होता है या स्वीकृति होता है वो अध्यक्ष की ही होती है। और इसलिए जो भी बदलाव होगा, चाहे संगठन में किया जाए, जिस तरह से आगे रणनीति बनाई जाए, या फिर सरकार में जो ये बदलाव होगी, अंतिम मुहर अगर कहा जाए तो पार्टी अध्यक्ष की होती है, जेपी नड्डा से ही होगी। तो कुल मिलाकर ये तीनों जो बैठकें हैं आज और कल में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है योगी आदित्यनाथ को लेकर। और विशाल, जाहिर सी बात है जो अंतिम हस्ताक्षर होता है वो, क्योंकि संगठन के तौर पर तो अध्यक्ष से ही चलता है, संगठन के तौर पर तो जो संगठन है वो पद से ही चलता है, लेकिन बेहद अहम हो जाता है जिस तरीके का क्वेश्चन, जिस तरीके की मुलाकातें रही हैं योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री रहते और उससे पहले भी अमित शाह के साथ, जिस वक्त अमित शाह अध्यक्ष हुआ करते थे। इस दौर में और इस स्थिति में शायद इस मुलाकात का महत्व और ज़्यादा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कल पीएम से मुलाकात होनी है। सरकार को घेरने का और 2024 में बीजेपी का जो सपना है फिर से सरकार बनाने का, उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लग सकता है। रवि, मैं एक सेकंड आपके पास आऊंगा। मैं एक बार विशाल का एक बार मैंने ये रुक किया तो मैं उसके बाद वापस आता हूं रवि आपके पास। विशाल,
सचिन, देखिए, क्योंकि अमित शाह उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रभारी भी रह चुके हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में, और अमित शाह जब यहाँ के प्रभारी बनाए गए थे तो 80 में से 73 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगी दल अपना दल ने जीती थी। उसके बाद से सुनील बंसल यहाँ पर सक्रिय रहे। 2017 के चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 325 सीटें जीतती है, और ये पूरा मैनेजमेंट बूथ स्तर से लेकर किसको टिकट देना है, किसको पार्टी में ज्वाइन कराना, ये सारे फैसले अमित शाह की तरफ से लिए गए थे। उसके बाद 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर 2019 के चुनाव होते हैं, बीजेपी एक बार फिर से 64 सीटें अपने सहयोगी पार्टियों के साथ जीत कर आती है। लेकिन इन सब के दौरान 17 से लेकर आज 2021 में 4 साल के दौरान पार्टी और संगठन के बीच में मनमुटाव, मतभेद की खबरें लगातार बाहर आती रही थी। तमाम मंत्री, सांसद, विधायक कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, तमाम पत्रों को सार्वजनिक करते रहते थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनका अगर पूरा आप राजनीतिक सफर देखेंगे तो जब से वो सांसद बने हैं तब से लेकर अब तक वो किसी मुद्दे पर पीछे नहीं हटे हैं। वो अपनी बात रखते हैं योगी आदित्यनाथ, उनको ये लगता है कि अगर ये सही है तो वो सही है, वो उसके साथ खड़े रहते हैं। उनका एक अपना काम करने की अलग शैली है, और जिस पर बहुत सारे लोगों को भी यूपी में ऐतराज रहा। और अगर आप देखेंगे, क्योंकि पिछले 4 सालों में अगर 2 सबसे ज़्यादा अगर आप विवाद का केंद्र मानेंगे तो एक तरफ जहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य, जो कि सरकार में डिप्टी सीएम है, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं 2017 में, उनके बीच में कुछ मतभेद की खबरें उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आती रहती थी। तो इन सब के बाद अब जब 2022 का चुनाव सामने आ रहा है, कैसे सभी जातियों को, खासतौर पर ओबीसी वोट बैंक को, जो कि 2014 से बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में जुड़ा है, इससे पहले वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ रहा करता था, उस वोट बैंक को अपने पाले में, बीजेपी के पाले में कैसे सहेज कर रखा जाए, ये कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और इसीलिए तमाम बैठकें उत्तर प्रदेश में की गई, दिल्ली में की गई, क्योंकि जो सबसे बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन बीजेपी के लिए रहा वो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव रहे। और उससे पहले जो शिक्षक और स्नातक स्तर के चुनाव हुए थे, जिसमें बनारस सीट भाजपा हार गई थी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आता है, और शिक्षक काफी बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है। उसके बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम बैठकें शुरू हुई। AK शर्मा को यूपी भेजा गया, उन्हें MLC बनाकर कोई भारी भरकम मंत्रालय देने की बात की जा रही थी। लेकिन अगर आप यूपी का इतिहास देखेंगे, कुछ एक या 2 केस को छोड़कर, तो आमतौर पर गृह, कार्मिक, नियुक्ति, ये जो 3 बड़े मंत्रालय हैं, ये मुख्यमंत्री अपने पास ही रखता है, चाहे पिछली सरकार देखें या मायावती की सरकार देखें या मौजूदा सरकार देखें। तो इतने बड़े मंत्रालय, और योगी आदित्यनाथ की जो पहचान हुई उत्तर प्रदेश में, वो जो अपराधियों पर उनका कामकाज रहा, एनकाउंटर जो उन्होंने यूपी में स्टार्ट किया, और ये सब एक गृह मंत्रालय जो उनके पास रहा, उसकी बदौलत ही वो इस पर अच्छे फैसले ले पाए। इसीलिए इस बात की उम्मीद योगी विशाल केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट है, अभी एक सेकंड, केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट है। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री को टैग किया, उनकी तस्वीर है, हालांकि एक कोट ही है लेकिन बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है, डी कोड कीजिएगा रविंद्र, आप पहले, विशाल आप, मैं ट्वीट पढ़ दूं। ट्वीट ये है, हम में से हर किसी के अंदर अच्छे और बुरे गुण होते हैं, जो अच्छों पर केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो अच्छों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं वो जीवन में सफल होते हैं। रविंद्र, क्या मतलब इसका? देखिए, ये जो केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट है, ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए है और राहुल गांधी के लिए। लेकिन अगर इसको सिमिलरिटी देखा जाए योगी आदित्यनाथ से, या फिर उत्तर प्रदेश के जो समीकरण है उसको देखा जाए, तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य ये जरूर कहना चाहते हैं कि पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काबिल हैं, अगर उनको मौका मिले या वो बेहतर काम करे तो कहीं ना कहीं उनको सम्मान जरूर मिलेगा। एक बात और है, केशव प्रसाद मौर्य, ये देखिए कि मैं एक तस्वीर दिखाऊं सचिन जी, योगी आदित्यनाथ मिलने आ गए हैं गृह मंत्री अमित शाह से। आप गाड़ी देख सकते हैं, इसी गाड़ी में बैठ के आगे बैठे हुए हैं, हमेशा की तरह योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए। और जो एक और बड़ी बात है कि ये मुलाकात इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी सचिन, अमित शाह से मुलाकात, क्योंकि 2014 में जब अमित शाह बीजेपी के महासचिव थे और वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, उस समय से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश के लगातार वो दौरा किए हैं। और उनका कहना है, जो ऑफ द रिकॉर्ड कई बार बातचीत की है, वैसे तो मैं पूरे देश का भ्रमण करते रहा हूँ, अध्यक्ष के तौर पर भी और गृह मंत्री के तौर पर, चुनाव प्रचार भी, लेकिन जितना बेहतर मैं गुजरात को समझता हूँ उससे भी ज़्यादा बेहतर मैं उत्तर प्रदेश को समझता हूँ, जानता हूँ। यही वजह है कि महासचिव जब 2014 में बनाया गया था, उनको प्रभारी भी बनाया गया था, और जिसके नतीजे सबके सामने। तो योगी से मुलाकात का अर्थ है
कि अमित शाह पॉइंट टू पॉइंट 1 to 100 हर मुद्दों पर चर्चा होगी, चाहे किसी को मंत्री बनाना हो या किसी को हटाना हो, संगठन में कौन बेहतर काम कर रहा है, किसे आगे लेके जाना, कौन विधायक का परफॉर्मेंस अच्छा है, ये अमित शाह के पास बेहतर होगा, क्योंकि वो सबको मैन टू मैन सबको जानते हैं, 1 to 1 सबको जानते हैं। और जो केशव प्रसाद मौर्य की बात है, 2017 में उनको अध्यक्ष बनाया गया था जरूर, लेकिन देखिए अध्यक्ष और संगठन महासचिव का बहुत बड़ा रोल क्या होता है, वो संगठन को एकजुट करने के लिए, उसका कोई चुनाव के विजय में कोई महत्वपूर्ण भूमिका आज तक नहीं रही है। वो केवल चेहरे पर जीता जाता है, मुद्दों पर जीता जाता है। और चेहरा था 2017 में नरेंद्र मोदी का, मुद्दा था राष्ट्रवाद और विकास, और उत्तर प्रदेश ने उसको बीजेपी को भारी सीटें लेकर आई थी। आज भी 2022 का भी होगा तो चेहरा अगर योगी का होगा, नरेंद्र मोदी का होगा, मुद्दा वहीं पर होगा, विकास और कोरोना काल में जो सेवा काम किया गया। और जो बार बार यही हो रही है कि पंचायत चुनाव में हार हुई है, ये पार्टी का ही मानना, कोरोना उस समय पीक पर था, लोगों की बहुत नाराजगी थी। क्या वैसी नाराजगी में जिनके घर में मौत हुई है, जो लोग पीड़ित हुए हजारों लाखों की संख्या में, वो हमें क्या वोट देते क्या? बावजूद इसके हम सेकंड पोजीशन में रहें, तो कहीं ना कहीं ये लोगों में हमारे ऊपर विश्वास कायम रहा है। और उस विश्वास को और बढ़ाने के लिए एक बार जब आपसे पहले ही बात हुई थी, उस विश्वास को और आगे बढ़ाने के लिए संघ के स्वयंसेवक, बीजेपी कार्यकर्ता लाखों की संख्या में पूरे देश में जाएंगे, लेकिन फोकस होगा उत्तर प्रदेश में, यानी सेवा से लोगों की नाराजगी दूर करना, योगी का चेहरा आगे रखना और रणनीति अमित शाह बनाएंगे कि चीज तो है ना रविंदर, एक चीज बताइए, विपक्ष की धार को काटना है, लोगों की नाराजगी को दूर करना है। रविंदर एक चीज बताइए, एक चीज तो है ना, कम से कम स्थिति गंभीर नहीं होती, या यूं कहूं कि गंभीर भी ना कहूं कि अगर आला कमान इतना अलर्ट ना होता तो शायद स्थिति दिल्ली तक नहीं पहुंचती। दूसरा, ये विशाल लगातार बता रहे पंचायत चुनाव के नतीजे, और फिर आपकी बात मैं जोड़ूं 2014 में अमित शाह जिस तरीके से प्रभारी थे और जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में विजय दिलवाई थी, जो उत्तर प्रदेश से रास्ता प्रधानमंत्री मोदी का गद्दी तक गया था, तो ऐसे में आला कमान स्थिति को लेकर के अलार्मिंग है, उसके पास काफी चीजें, काफी रिपोर्ट्स और काफी स्थितियां पहुंची होंगी, तब जाकर के कहीं ना कहीं योगी तलब हुआ है। सचिन, बिल्कुल सचिन, देखिए पूरा अलग कमान, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन सब से हम लोग की लगातार कभी न कभी बातचीत होती रहती है, ऑफ द रिकॉर्ड हो या ऑन रिकॉर्ड में। सबकी बात यही है कि जो कोरोना के कारण से स्थिति चिंताजनक हुई है पूरे देश में, उससे उत्तर प्रदेश अछूता नहीं रहा, और इसका प्रभाव पड़ सकता है अगर हम इसको मार्जिनलाइज न करें, इसको हम इस वैक्यूम को और पाटने की कोशिश न करें। और ऐसे में उन लोगों को मौका मिल गया था जो योगी के कार्यशैली से नाराज थे। ये पार्टी का भी मानना है, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का मानना था कि योगी की कार्यशैली बीजेपी की जो कार्यशैली रही है उससे मैच नहीं खाता, और मैच नहीं खाने का कारण भी है, वो 2017 के स्वाभाविक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी नहीं थे। बीजेपी से ज़्यादा वो हिंदुत्व के चेहरा माने जाते हैं। बीजेपी में तो आए अपने गुरु के कारण से आए थे, उनका हिंदू युवा वाहिनी था, और उन्होंने 2007 में बगावत भी की थी। तो कहीं ना कहीं जो स्वयंसेवक ना रहो, बीजेपी का होल हार्टेड कार्यकर्ता ना रहो, मुख्यमंत्री 2017 में बना, 4 साल तक अपने काम किया, तो लोगों की नाराजगी थी। उस नाराजगी को दूर करने के लिए आला कमान ने BL संतोष को वहाँ भेजा, सभी से बातचीत की, और एक तय हुआ कि योगी रहेंगे, संगठन के अध्यक्ष वो भी रहेंगे, दोनों मिल के काम करेंगे, और योगी की अपनी कार्यशैली बदलनी होगी। 8 महीना है, अगले 2-3 महीना में अगर कोरोना कंट्रोल में होता है तो सितंबर से वहाँ पर वर्चुअल के साथ साथ फिजिकल रैलियां भी शुरू हो सकती है अगर स्थिति बनती है। तो उस नाराजगी को दूर करना और आगे कैसे फिर से सत्ता में वापसी करना, यही मेन फोकस रहेगा इन तीनों मुलाकातों में। जाहिर सी बात है, यही मेन फोकस रहेगा फिलहाल, कैसे जो है सब कुछ ठीक किया जाए, घर में सब ठीक किया जाए। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आना, जो कि मैंने आपको पढ़ के बताया और इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं कि हम में हर किसी के अंदर अच्छे और बुरे गुण होते हैं, जो अच्छों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं वो जीवन में सफल होते हैं। विशाल, कहाँ निगाहें कहाँ निशाना? देखिए सचिन, इस वक्त अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में पिछले 15-20 दिनों से जो राजनीति चल रही है उसे डिकोड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उत्तर प्रदेश भाजपा में ऑल इज नॉट वेल है। इसे दिखाने की कोशिश ज़रूर की गई अलग अलग माध्यम से कि सब कुछ ठीक है, सब एक साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई यहाँ पर लोगों को पता है, क्योंकि चाहे आप विधायकों की बात कर लीजिए, सांसदों की बात कर लीजिए या संगठन के लोगों की बात कर लीजिए, ये ज़रूर है यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का पूरा समर्थन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ के साथ है। लेकिन अगर इसके दूसरी तरफ की हम चीज देखें तो इस वक्त सुनील बंसल और केशव प्रसाद मौर्य, इनकी जोड़ी उत्तर प्रदेश में ज्यादा चर्चा में आई है पिछले एक साल से। चाहे वो पश्चिम बंगाल में जब ये लोग साथ में थे तो साथ में ही अधिक समय बैठा करते थे, साथ में ही प्रचार के लिए जाया करते थे, और ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हाल फिलहाल के दिनों में हुआ है उसमें अगर आप केशव प्रसाद मौर्य की बात करेंगे, जब हम उनके समर्थकों से बात करते हैं या उनके जो लोग हैं उनसे बात करते हैं तो एक चीज निकलकर सामने आती है कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि 2017 में जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, ओबीसी के इतने बड़े चेहरा थे, पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक ओबीसी वोट बैंक काफी अच्छी मात्रा में है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया जो वो चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें और उनके लोगों की बात करें तो इनका साफ तौर पे कहना है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड हैं और वो आज की तारीख में यूपी ही नहीं देश भर में उनकी मांग बढ़ी है और उन्हें अलग अलग जगहों पर बुलाया जाता है। और योगी आदित्यनाथ कोई भी फैसला किसी के दबाव में आकर नहीं करते हैं और यही कारण है कि जब AK शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात आई, तमाम खबरें आई, चर्चाएं आई, तो योगी आदित्यनाथ बहुत, जैसा कि सूत्र बताते हैं, क्योंकि अंदर क्या हुआ है यह किसी को बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं, विधायक, सांसद, तमाम लोग वो जो जानकारी देते हैं उनके मुताबिक AK शर्मा पिछले कई महीनों से यूपी में इस बात को लेकर परेशान थे कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं मिल पा रही है। और दूसरी चीज, वो कोई एक बड़ा घर भी चाहते थे लखनऊ में, उन्हें एक दूसरी जगह पर आवास दिया गया। तो योगी आदित्यनाथ की जो पूरी राजनीति रही वो दबाव के ऊपर रही है और इसका उदाहरण आप 2007 से लेकर अब तक देख सकते हैं। जब जब योगी आदित्यनाथ की मर्जी के खिलाफ कोई चीज होता है तो वो कभी झुकते नहीं है और गोरखपुर और उसके आसपास में उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ ही अपने हिंदू युवा वाहिनी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए थे। उसके बाद तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा और उनके बीच में कभी कभी ठन जाती थी, लेकिन जब से वो 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, उसके बाद से उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के कामकाज को थोड़ा स्लो कर दिया और जो उनके सक्रिय लोग थे उनको ये कहा कि आप भाजपा के साथ समन्वय करके चलिए। लेकिन जो एक दूसरी लॉबी रहती है उत्तर प्रदेश में जो कि पिछले एक साल में योगी आदित्यनाथ के तमाम कामकाज पर सवाल खड़े कर रही है, उनका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ का बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सीधा कनेक्शन नहीं है और वो सीधा जो जिला अध्यक्ष है या बड़े तमाम नेता, लोग हैं, सांसद थोड़ा ना उनसे मुख्यमंत्री भी हैं। संपर्क नहीं हो पाता अगर वो है। चाह रहे हैं कि 22 में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़े और पार्टी आला कमान को ये बताने मनाने में वो कामयाब हो जाते हैं कि मेरा ही चेहरा है, तो फिर कहीं ना कहीं बेंड तो उनको भी होना पड़ेगा ना, फिर मान नहीं तो आला कमान की बात उनको भी पड़ेगी। और शायद इसीलिए आज वो हैं आला कमान में, दरबार में। देखिए सचिन, शिकायतें दोनों तरफ से की गई हैं। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम चीज़ें ऊपर रखी हैं, चाहे वो संगठन की हो या सरकार में जो तमाम लोग हैं जो तरह तरह की चीज़ें करते रहते हैं उनकी बात भी उन्होंने ऊपर रखी है। और दूसरी तरफ से जो और लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि कार्यशैली से खुश नहीं बताए जाते, उन लोगों ने भी ऊपर अपनी बात रखी है और इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। अब वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, कल उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी, JP नड्डा से होगी और ये तीनों ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस वक्त भाजपा में और कहीं ना कहीं एक समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि 2022 के चुनाव से पहले जो तमाम तरह की दरारें, जो तमाम तरह की खींचतान की खबरें, जो विधायकों की नाराजगी के पत्र बाहर आए थे, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार तक ने पत्र लिख दिया था यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बरेली की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, तो इन सब चीजों को थोड़ा कम कैसे किया जाए और बीजेपी कैसे चुनाव में जाए ताकि उसे फायदा मिल सके। रणनीति 2022 की तैयार होगी, लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी है क्या करती है क्या नहीं करती है इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये लोग अंतिम मिनट पर कोई भी फैसला बदल देते हैं, कोई भी फैसला ले लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल बीजेपी की कोशिश ये है कि 2022 की रणनीति कैसे तैयार की जाए और योगी आदित्यनाथ के जो तेवर हैं, जो उनकी कार्यशैली है, और शायद तभी लिए रविंद्र, मैं अंतिम सवाल आपसे पूछता हूँ, विशाल आपको रोकता हूँ कि शायद तभी लिए गेंद प्रधानमंत्री के पाले में आई है क्योंकि उनका मालूम है कि उनसे ऊपर कोई नहीं, वो सर्वोपरि है। उनको मालूम है कि अगर रणनीति और चाणक्य नीति अमित शाह की या बीजेपी अध्यक्ष की रहती है, द लास्ट वर्ड है वो प्रधानमंत्री का होगा। सचिन, उसके पहले मैं बता दूं कि एक लालू यादव का लोकसभा में दिया भाषण काफ़ी चर्चित रहा है। वो जब बोलते हैं कि प्रधानमंत्री सब बनना चाहते हैं, आडवाणी जी बनना चाहते हैं, सुषमा जी बनना चाहती हैं और 2-4 नाम लेने के बाद कहते हैं कि मैं भी बनना चाहता हूँ और सियासत में हूँ तो मैं क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहूँगा। वही बात है, महत्वाकांक्षा है, चाहे अरविंद शर्मा हो या केशव प्रसाद मौर्य महत्वाकांक्षा रखेंगे। और अरविंद शर्मा अगर प्रधानमंत्री से इतने ही करीबी होते, प्रधानमंत्री
उनके कहने पर वहाँ भेजा गया, उनको डिप्टी सीएम बनाना गया, तो क्या योगी आदित्यनाथ उसको मना कर सकते थे? ये सवाल है। क्या प्रधानमंत्री किसी भी निर्देश को, संदेश को, आदेश को आज की तारीख में बीजेपी में कोई भी नेता हो, योगी आदित्यनाथ हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कोई उसे इनकार कर सकता है क्या? या उस पर कोई टकराव कर सकता है? तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री करीबी रहे हैं। अरविंद शर्मा वहाँ गए हैं, उनको बोला गया कि बनारस देखिए। जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, जाहिर सी बात है कि वो मार्गदर्शक हैं, बीजेपी के सबसे बड़ा नेता हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है अब वो इन पेटी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे कभी भी। कोई भी नेता ऐसा नहीं पड़ता, वाजपेयी भी नहीं पढ़ते थे जब वो प्रधानमंत्री थे। सब कुछ लाल कृष्ण आडवाणी और जो अध्यक्ष होता था वो संभालते थे। तो प्रधानमंत्री के पास मुलाकात में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, चुनाव कैसे जीतना है, उसके लिए उनका कितना योगदान हो सकता है, केंद्र सरकार की योजनाओं का कितना योगदान, क्या विजन है, ये सब चीजें तो आप सुलझाइए, घर की बात घर में निपटाइए, भले संगठनात्मक तरीके से संगठन के लोगों तक बताइए, लेकिन अल्टीमेटली जो है विजन क्या है 2022 को लेकर, फिर आगे 24 को लेकर कर, शायद इसी को लेकर के प्रधानमंत्री, क्योंकि हमेशा से अपने विजन में लेकर के बिल्कुल क्लियर रहे हैं, और शायद इसी पर शायद ये मुलाकात केंद्रित हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.